मेरी 14 साला हसीन साली कुछ दिनों के लिए रहने हमारे घर आई। मैं जिसे बच्ची समझ रहा था वो तो पूरी आग निकली। मेरी बीवी अस्पताल में अपनी अम्मा के साथ दाखिल थी, इसलिए मेरी सास रात को मेरी साली को मेरे पास छोड़ गई। मैंने उसे बच्ची समझकर अपने साथ सुला लिया, कहीं वो नए घर में डर ना जाए। लेकिन उसने तो आधी रात को मेरे साथ बेड पर ही रात के 12 बजे के करीब मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि मेरी साली निदा ही होगी, क्योंकि वो इस वक्त पूरे घर में अकेली थी। वो पहली दफ़ा हमारे घर में रहने के लिए आई थी, तो शायद उसे रात को इस पहर डर लग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ही ना रही कि वो नीम बरहाना सी नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखते ही कहने लगी, अरशद भाई, मुझे आपके घर में बहुत खौफ है, क्या मैं आपके साथ कमरे में गुजार सकती हूँ रात? मेरी नज़र में तो निदा एक 14 साल की बच्ची थी, लेकिन मैं पहली बार यूं उसे देख रहा था। वो तो किसी गुलाब की तरह खिली तरोताज़ा थी। 14 साल की उम्र में ही उसका बदन पूरा जवान हो गया था। कमरे में मध्यम रोशनी होने के बावजूद भी नीम बरहना नाइटी में उसके जिस्म का हर हिस्सा वाज़ह नज़र आ रहा था। वो मेरी बीवी की छोटी बहन थी। यही सोचकर मैं उसके वजूद से नज़र चुराई और उसे सोने के लिए सोफे पर तकिया रख दिया और ख़ुद बेड पर लेट गया। मोबाइल चलाने लगा। मेरी शादी को 5 साल होने वाले थे और मेरी शादी के वक्त निदा एक 9 साल की बच्ची थी। मेरा अपने ससुराल बहुत कम माना जाना था, इसलिए मैं निदा को भी अभी तक बच्ची समझ रहा था। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वो तो पूरी क़यामत बन चुकी है। मैं मोबाइल में मगन था और निदा सोफे पर बेचैन लेटी थी। रात के इस पहर मोबाइल पर भी एक से बढ़कर एक सामान सामने आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे सोए हुए जज्बात जाग रहे थे। मैंने निदा को आवाज़ देकर पूछा, कोई मसला है क्या? निदा कहने लगी, अरशद भाई, ये सोफ़ा बहुत छोटा है, मेरे पाँव सोफ़े से बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं सही तरह से लेट नहीं पा रही। निदा की बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है निदा, तुम बेड पर आ जाओ, मैं सोफ़े पर बैठ जाऊंगा। निदा जैसे ही बेड पर आई तो मैं अपने तकिए लेकर उठने लगा, लेकिन निदा ने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और कहने लगी, अरशद भाई, आप क्या सारी रात बैठे ही रहेंगे? मेरे साथ यही बेड पर सो जाएं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मेरे लिए निदा के जिस्म से नज़रें हटाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से निदा की बात मानकर दूसरी करवट बदलकर और मोबाइल चलाने लगा। मुझे पता ही ना चला कि कब मेरी आंख लग गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक ही मेरी आंख खुली और मेरे रोंगटे खड़े होने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिसे मैं कम उम्र बच्ची समझ रहा हूँ वो तो पूरी शराब है। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल में जज्बात का तूफान उठाए मारने लगा था, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था। लेकिन फिर निदा ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और ना चाहते हुए भी मैंने उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। मेरी और सबा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे और इन 5 सालों में कोई ऐसा दिन नहीं था जब सबा ने मेरी खिदमत में कोई कसर छोड़ी हो। मेरी और सबा की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को पहली ही नज़र में पसंद आ गए थे। हम दोनों के प्यार मोहब्बत का सिलसिला बढ़ते बढ़ते शादी तक पहुंच गया था। जब मैंने अपने घर वालों को सबा के मतलब बताया तो मेरी माँ ने यह कहकर इनकार कर दिया कि ख़ानदान से बाहर किसी सूरत में शादी नहीं करेगी। लेकिन मैं सबा की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ चुका था कि वापसी का कोई रास्ता मुमकिन ही नहीं था। इसके बगैर तो एक पल भी गुजारा करना मुश्किल था। हम दोनों अपनी ही मोहब्बत में सारी हदूद पार करते हुए तमाम रिश्ते कायम कर चुके थे। कॉलेज में जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर वापस निकल जाते और कॉलेज के पीछे बने हुए छोटे छोटे होटलों में एक दूसरे के साथ वक़्त गुजारते। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी भी सूरत में इस शादी के लिए राज़ी ना हुए और मैंने सबा के साथ भागकर शादी कर ली। जब मेरी माँ बाप को इस बारे में इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया, क्योंकि मैं कोई नौकरी नहीं करता था और ना ही मेरी कमाई का कोई ज़रिया था। और जब सबा के घर वालों को इस बारे में पता चला तो वो भी हमारी शादी के ख़िलाफ़ हो गए और वजह यही थी कि मैं कुछ भी ना कमाता।
बहुत मुश्किल से मैंने सबा के घर वालों को राज़ी कर लिया, लेकिन सबा के घर वालों ने हमसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया। काफ़ी अरसे तक मैं और सबा फाकों वाली ज़िंदगी गुजारते रहे, लेकिन जैसे ही मेरी नौकरी लगी और मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो सबा ने अपने घर वालों से मिलना जुलना शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जब मुश्किल हालात थे तो उन्होंने मुझे नहीं अपनाया था और इसलिए मैं सबा के घर ना जाने के बराबर जाता था, साल में 1 या 2 दफ़ा। इसलिए मैंने सबा को छोटी बहन निदा को कभी सही से नहीं देखा था और ना ही मैं उसकी बात से वाकिफ़ था कि वह अब 14 बरस की है और एक खूबसूरत लड़की बन चुकी है। खुदा ने हमें औलाद की निमत से कई सालों से महरूम रखा था और बहुत ज़्यादा इलाज कराने के बाद अब सबा हमारे बच्चे को जन्म दे रही थी। मेरे घर वाले तो थे नहीं, इसलिए मजबूरन सबा की माँ को बुलवाना पड़ा और जब हम सबा को अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया सबा को 1-2 दिन अस्पताल में दाखिल रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के इस अरसा में सबा को बहुत सी बीमारियां हो चुकी थी, इसलिए उसका केस काफ़ी मुश्किल था। सबा के वालिद कहीं शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए सबा की वालदा ने उसकी छोटी बहन को मेरे पास घर में छोड़ दिया, क्योंकि वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं बहुत अरसा बाद सबा की बहन निदा को पहली दफ़ा देख रहा था और मैं उसको देखकर हैरान भी था। मैं तो सबा की खूबसूरती का दीवाना ही था, लेकिन उसकी छोटी बहन तो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उसे देखकर मैं सबा को भूल गया था। निदा ने सबा की गैर मौजूदगी में घर के सारे कामकाज बहुत अच्छे से किए और मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि सबा घर में नहीं है। उसने सारों घर को सलीके से साफ़ सुथरा करके सोने की तैयारी शुरू की तो मैं भी अपने कमरे में चला आया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं जान गया कि निदा आई है। शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि निदा तो कुछ और ही इरादा लेकर आई है। पहले तो वो सोफ़े पर आराम से बैठ गई और कहने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था क्योंकि ये घर मेरे लिए बिल्कुल नया है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके कमरे में ही रात गुजार लूँ। मैंने निदा से कहा कि अच्छा किया जो तुम चली आई, ये तुम्हारा अपना ही घर है, तुम यहाँ आराम से सो सकती हो। लेकिन निदा को यूं नीमराना नाइटी में देखकर मेरी नज़रें बार बार उसके जिस्म का तवाफ़ कर रही थी। मुझसे बातें करते करते वो सोफे पर लेट गई और मैं बहुत मुश्किल से उससे नज़रें चुरा कर अपने फ़ोन में ध्यान देने लगा। थोड़ी ही देर में वो बेचैनी से करवटें बदलने लगी। मेरा ध्यान बार बार भटक कर उसके वजूद पर जा रहा था और जब मैंने उसे बेचैन देखा तो मैं पूछ रहा था कि क्या हुआ। वो कहने लगी कि ये सोफ़ा बहुत ज़्यादा गैर आरामदा है और मैं इससे आराम से नहीं सो सकूंगी। ये सुनते ही मैंने उसे कहा कि वो बेड पर आकर सो जाए और सोफे पर मैं सो जाऊंगा। वो जैसे ही बेड की तरफ आई तो मैं उठने लगा। निदा ने फ़ौरन ही मेरा हाथ पकड़कर कहा, अरशद भाई, आपको तकलीफ़ उठाने की क्या ज़रूरत है? यह आपका अपना ही घर है। मैं एक तरफ लेट जाती हूँ, दूसरी तरफ आप लेट जाए। मैं निदा की बेबाकी देखकर हैरान रह गया था, लेकिन मैं खुद भी आराम करना चाहता था। सारा दिन सबा के पीछे मैंने अस्पताल में काफ़ी भाग दौड़ की थी, इसलिए मैं बेड पर एक कोने से होकर लेट गया और अपना फ़ोन चलाने लगा। निदा की मौजूदगी में अपने जज्बात पर काबू पाना मेरे लिए एक मुश्किल मरहला था जिससे मैं इस वक्त गुजर रहा था। फ़ोन चलाते चलाते ही मुझे कब नींद आ गई मुझे पता भी ना चला और जब मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहा हो। और जब मैं पूरी तरह होश में आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि निदा मेरे बहुत करीब लेटी हुई है और उसकी उंगलियां मेरे जिस्म पर हरकत कर रही हैं। मैं एक मर्द था और बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं खुद को निदा से दूर न कर सका और मैं भी करवट बदल कर उसके करीब हो गया। निदा तो जैसे इस बात के इंतज़ार में थी जैसे ही इसे इल्म हुआ कि मैं उसका साथ देने के लिए तैयार हूँ, वो फ़ौरन ही अपने जज्बात मुझ पर लौटाने लगी और मैंने भी उसके हर जज्बे की खूब पजीराई की। जब हम दोनों अपना मकसद हासिल कर चुके थे तो निदा ने अपने फ़ोन में मेरे साथ हमारी कई तस्वीरें खींची जिनमें हम दोनों के एक दूसरे की बाहों में थे। निदा के साथ रात गुजारकर मैं ऐसे मसरूर था जैसे कोई किला फतह कर लिया हो, लेकिन मुझे क्या खबर थी
कि यहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज़ होने वाला था। फिर मैं अस्पताल जाने के लिए निकल गया। मैं सारा रास्ता खुशी से सरसार जब अस्पताल में पहुँचा तो मेरी बीवी सबा की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने बताया कि सबा ज़िंदगी और मौत के दरमियान झूल रही है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। सबा की माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, जबकि अस्पताल जाकर मेरी हालत भी ख़राब हो गई थी। सारा दिन मैं सबा के साथ रहा, लेकिन सबा की हालत पहले से बेहतर ना हुई। डॉक्टर ने कहा कुछ दिन सबा को अस्पताल में रखना होगा। ये सुनकर ना जाने क्यों मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। सबा जितने दिन अस्पताल में रहती, मुझे निदा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिल जाता। मैंने डॉक्टर से कहा मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने मुझे तसल्ली दी। मैं रात तक अस्पताल में रहा और रात के वक्त मैं सबा की अम्मी से ये कहकर घर वापस आ गया कि निदा घर अकेली होगी, अब मुझे वापस जाना चाहिए। क्योंकि अस्पताल में सबा किसी के साथ औरत को ही रुकने की इजाज़त थी, इसलिए सबा की अम्मी का रहना बहुत ज़रूरी था। मैं जब अस्पताल से घर वापस लौटा तो निदा बहुत ही खुश थी। अचानक ही वो मुझे पूछने लगी, मैं सबा की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ क्या? मैंने निदा से कहा, इसमें भला पूछने की कौन सी बात है, तुम्हारी आप ही की तो अलमारी है। उसने कहा चाबी दें फिर मुझे। मैंने उसे चाबी दे दी और वो सबा की अलमारी खोलकर एक एक चीज़ देखने लगी और जो सबा के कपड़े मेरे लिए रात को पहने वो निकाल कर मुझे दिखाने लगी और मुझसे पूछने लगी, इसमें आपको कौन सा पसंद है? मैंने एक छोटी सी नीले रंग की नाइटी पर हाथ रखा और उसे कहा, यह सबा पर बहुत जचती है।